स्टूडेंट वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर और चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इससे पहले के एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश होती है और किस तरह से उसको क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से एक चार्टर्ड मिलता है इंडिया में ट्रेड करने का। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो इंग्लैंड से आई थी और उसी को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर दिया था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगी। तो ये राइट लेकर वो यहाँ पर आती है, लेकिन उनका जो वे होता है इंडिया में वो इतना इजी नहीं होता है कि वो इंडिया के साथ इजीली ट्रेड कर सकें। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज थी जो उन्होंने फेस की और किस तरह से उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी का जो सिराजुद्दौला के साथ हुआ था उसको किस तरह से उन्होंने उसमें विक्ट्री गेन की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिवेलरी अमंग डिफरेंट कंपनीज इन इंडिया। मींस जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हुई 1600 में, तो उसका जो वे था इंडिया के अंदर ट्रेड करने का वो इतना इजी नहीं था। मोस्टली जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम था वो ये था कि वो इंडिया के अंदर अपना ट्रेड करेगी और इंडिया के अंदर मिलने वाला जितना भी गुड्स है उसको चीपेस्ट प्राइस पर क्या करेगी, बाय करेगी, परचेज करेगी और हाई प्राइस पर अपने कंट्री में जाके उसको सेल करेगी और एक ग्रेट प्रॉफिट, एक अच्छा प्रॉफिट वो अर्न करेगी। लेकिन उसका जो ड्रीम था जब इंडिया में वो ट्रेड करने के लिए आई तो ये जो ड्रीम था उनका ब्रेक हो गया, टूट गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर और भी अदर ऐसी यूरोपियन कंपनी है जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही हैं। अब वो कौन कौन सी कंपनी थी, उसमें आपके डच थे, पुर्तगाल थे और आपके फ्रांस थे। मीन्स डच थे, पुर्तगाल थे और फ्रांस थे। ये यूरोपियन कंपनी थी जो इंडिया के अंदर ट्रेड कर रही थी। अब प्रॉब्लम क्या यहां पर जेनरेट होती है, क्या यहां पर प्रॉब्लम एक राइज होती है? प्रॉब्लम ये राइज होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कि जो गुड्स उनको चाहिए होता है वो सेम गुड्स डच, पुर्तगाल और फ्रेंच भी ले रहे होते हैं, इंडिया से परचेज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो गुड्स था जैसे कि फाइन क्वालिटी की आपकी कॉटन थी, आपकी सिल्क थी, पेपर थी, क्लॉथ्स थे, आपका कार्डमम था, ये सारी गुड क्वालिटी की, एक फाइन क्वालिटी की जो गुड्स था वो इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, पुर्तगाल और फ्रेंच परचेज करते थे, बाय करते थे और हाई प्राइस पर अपनी कंट्री में ले जाकर उसको सेल करते थे और प्रॉफिट अर्न करते थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इन सभी से एक अच्छा गुड कंपटीशन मिलने लगा। यानी इसके जितने भी कॉम्पिटिटर थे वो इतनी इजीली ईस्ट इंडिया कंपनी को फेयर प्राइस पर, लेस प्राइस पर जो गुड्स था वो खरीदने नहीं दे रहे थे, बाय नहीं करने दे रहे थे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी बुक्स होती हैं और तो बुक्स को खरीदने वाले, यानी एक बुक्स है हमारे पास और उस बुक्स को खरीदने के लिए हमारे पास 10% है। यदि मैं उस बुक्स को 50 रुपये में बेचना चाहता हूं तो कोई उसका 51 भी देगा, कोई उसको 52 देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि बुक एक है और उसको बाय करने वाले ज्यादा हैं। तो सेम कंडीशन इंडिया के अंदर यही थी कि इंडिया के अंदर गुड्स क्या था, लार्ज क्वांटिटी में था, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में ही इंडिया के अंदर कंपनीज थी उस गुड्स को परचेज करने के लिए, उस गुड्स को खरीदने के लिए। जो इंडिया का फाइन क्वालिटी का कॉटन था, सिल्क था, आपका पेपर था, क्लॉथ्स था, कार्डमम था, ये बहुत सारा ऐसा गुड्स था जो इंडिया का पूरे वर्ल्ड में फेमस था और कंपनी इसको बाय करके, इसको परचेज करके ले जाती थी और अपनी कंट्री में एक हाई प्राइस पर वो इसको सेल करती थी और प्रॉफिट अर्न करती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि यदि मुझे प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, यदि मुझे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, इंडिया से ज्यादा गुड्स खरीदना है, तो मुझे अपने जितने भी कॉम्पिटिटर हैं जिनके साथ मुझे कंपटीशन मिल रहा है उन कंपनीज को कहीं ना कहीं मुझे डिफीट करना होगा, हराना होगा, उनको इंडिया से बाहर निकालना होगा। तब जाके मैं इंडिया के साथ अच्छा ट्रेड कर पाऊंगा, तब जाके मैं इंडिया के साथ जितनी भी इंडिया की इंपॉर्टेंट थिंग्स है, गुड्स है, उनको परचेज कर पाऊंगा और तब जाके हम एक ग्रेट, एक फेयर, एक गुड जो एक प्रॉफिट है वो गेन कर पाएंगे। अब उन्होंने ये अपने दिमाग में, अपने माइंड में ये पॉलिसी बनाई। अब ये पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई, लेकिन साथ ही साथ ये पॉलिसी डच, पुर्तगाल और फ्रेंच ने भी
क्या इस पॉलिसी को क्या किया, एडॉप्ट कर लिया। अब ये क्या करने लगे, ये एक दूसरे के एनिमी बन गए, एक दूसरे से वार करने लगे। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ वो ट्रेड करना चाहते थे और इंडिया से ज्यादा क्वांटिटी में जो इंडिया का फाइन क्वालिटी का कॉटन था, सिल्क था, पेपर था, उस सब को वो परचेज करना चाहते थे और प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तो इन तीनों कंपनियों के बीच, जितनी भी यूरोपियन कंपनीज थी आपकी, डच, पुर्तगाल एंड फ्रेंच और ईस्ट इंडियन कंपनी, इन सब के बीच एक रिवेलरी जनरेट हो गई। एक दूसरे के शत्रु बन गए, एनिमी बन गए और एक दूसरे पर अटैक करने लगे, वॉर करने लगे एक दूसरे के साथ। अभी क्या करते कि उस समय जो ट्रेड था वो कहां से होता था, सी रूट के थ्रू होता था। तो सी रूट में जब ये एक दूसरे का सी देखते थे तो क्या करते थे, उसको संक कर देते थे। यहां पे लिखा है कि संक ईच अदर शिप्स ब्लॉकेड रूट्स। अब ये जब भी एक दूसरे का शिप देखते तो उसको संक कर देते और उसके रूट को ब्लॉक्ड कर देते। तो अब इनके जहाज पर बहुत सारे गोले, बारूद, तोफ, ये सब गन्स वगैरह होते थे, क्योंकि कब पता नहीं कौन किसका शिप उनके सामने आ जाए और किस एनिमी पर उनको अटैक करना पड़ जाए। तो इनके बीच में रिवैलरी चलती रही और फाइनली इस रिवैलरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ही सक्सेस हुई। उसने इंडिया के अंदर ट्रेड करने का जो राइट्स था वो गेट कर लिया। अंडरस्टैंड? यानी ये जो रिवैलरी चलती थी डच के बीच, पुर्तगाल के बीच और फ्रांस के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, इस सब में फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सबको डिफीट कर दिया और वो एकमात्र ऐसी कंपनी बन गई, उसने इंडिया का ट्रेड पर अपना मॉनोपोली जो राइट्स था वो उसको मिल गया। यानी वो एक ऐसी अकेली कंपनी इंडिया के अंदर हो गई जो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती थी। तो दैट इज द क्लियर। अब ये तो थी कि रिवैलरी अमंग डिफरेंट कंपनीज इन इंडिया, कि इंडिया के बीच किस तरह से रिवैलरी डिफरेंट कंपनीज के बीच शुरू हुई और उसमें किस कंपनी को ज्यादा सक्सेस मिली। अब हम देखते हैं कि स्ट्रगल फॉर टेरिटरी वॉर विद इंडियन रूलर। अब जैसे ईस्ट इंडियन कंपनी ने इन सारी कंपनीज को डिफीट कर कर इंडिया पर ट्रेड का राइट ले लिया, वो इंडिया के साथ ट्रेड करने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया का गुड्स था उसको परचेज करने लगी और प्रॉफिट अर्न करने लगी। अब उसने सेम कंडीशन क्या किया कि उसकी जो स्ट्रगल था पहले किससे था, जो अदर यूरोपियन कंपनीज है उनसे था, लेकिन जब इनको डिफीट करने के बाद जो इंडिया के रूलर्स थे उनसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। अब जैसे कंपनी 1600 में आई थी और आने के बाद उसने औरंगजेब ने कंपनी को परमिशन दी थी कि वो इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकती है और औरंगजेब ने एक परमिशन और दी थी कि वो बंगाल के अंदर जो ट्रेड है वो विदाउट टैक्स कर सकती है, उसको टैक्स पे करने का कोई राइट नहीं है। तो ये परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी को औरंगजेब के द्वारा प्रोवाइड की गई थी, लेकिन औरंगजेब की जो डेथ है वो 1700 से हो जाता है, मर जाता है। अब जब औरंगजेब मर जाता है तो जितने भी इंडिया के अंदर गवर्नर थे, जितने भी रीजनल स्टेट थे, उन सब ने अपने आप को फ्री घोषित कर दिया कि उन्होंने कहा कि अब हम क्या है, फ्री हैं, अब इंडिया को कोई भी होल्ड करने वाला नहीं है। तो इसी तरह से बंगाल का जो नवाब था मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान, उन सब ने भी अपने आप को फ्री घोषित कर दिया कि हम क्या इंडिपेंडेंट हैं, अब हमें किसी के अंडर में अब रूल करने का राइट्स नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में भी अपना ट्रेड शुरू कर दिया था और बंगाल में भी उसने थी। अब बंगाल का जो नवाब था अलीवर्दी खान, उसने कंपनी से कहा कि कंपनी को कोई राइट नहीं है बंगाल में क्या करने का, ट्रेड करने का। यदि वो इंडिया के अंदर ट्रेड करना चाहती है और बंगाल के अंदर स्पेशल ट्रेड करना चाहती है तो कंपनी को रेवेन्यू देना होगा, उसे टैक्स पे करना होगा। यदि वो टैक्स पे नहीं कर सकती तो अपनी जो कंपनीज हैं वो बंद करें यहाँ से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात बहुत ज़्यादा हजम नहीं हुई, बहुत ज़्यादा बुरी लगी, क्योंकि उन्होंने जो राइट लिया था वो किससे लिया था, औरंगजेब से लिया था। लेकिन अब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी, तो अलीवर्दी खान ने उनसे कहा कि भाई यदि आपको यहाँ पर ट्रेड करना है तो आपको टैक्स पे करना होगा। और अलीवर्दी खान का जो ग्रैंडसन था उसका नाम था सिराजुद्दौला, और अलीवर्दी खान का डेथ के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड था, उन्होंने कंपनी ओपन कर रखी थी और ये
ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश थे, ये एक चीज और करते थे कि जहां पर ये अपनी कंपनी स्टैब्लिश करते थे वहां पर उसका फोर्टिफिकेशन कर देते थे, यानी उसकी घेराबंदी कर देते थे। और साथ के साथ जितने भी आपके ऑफिस थे, आपकी आर्मी थी, वो भी इन्होंने वहां पर इंक्रीज कर ली थी। और फोर्टिफिकेशन के अंदर ही सारे आपके ऑफिसर्स, सारी आर्मी, ये सब सारे जो शिप वगैरह थे या गुड्स ले जाने की जितने भी आपका उस समय के ट्रांसपोर्ट था, उस सारे फोर्टिफिकेशन के अंदर ही रहते थे। तो बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था, उसको लगा कि बिना पूछे, बिना परमिशन के ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, और बिना परमिशन के इन्होंने आर्मी रखनी शुरू कर दी है बंगाल के अंदर, और बिना परमिशन के, मुझसे परमिशन लिए बिना इन्होंने यहाँ पर कॉइन इशू कर दिए हैं। जबकि बंगाल का नवाब कौन है? मैं हूं, सिराजुद्दौला हूं। तो उसको ये बहुत बुरा लगा, उसको ये बात एक्सेप्ट नहीं हुई, और उसने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, वार डिक्लेयर कर दिया। और फाइनली जो सिराजुद्दौला था, उसने अंग्रेजों की जो कासिम बाजार में एक ट्रेड कंपनी थी, उसको कैप्चर कर लिया, उस अपनी सेना के साथ उसको उसमें ताला डाल दिया, उसको लॉक्ड कर दिया, और उनके वेयर हाउस को भी लॉक्ड कर दिया। उनकी जितनी भी आर्मी थी, उन सब के हथियार सिराजुद्दौला ने छीन लिए और वो कोलकाता की तरफ बढ़ गया। और जब ये बात उस समय, जब ये बात रॉबर्ट क्लाइव को पता चली, तो रॉबर्ट क्लाइव कौन था? उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था। तो जब ये बात उसको पता चली, तो वो अपनी सेना लेकर सिराजुद्दौला के साथ फाइट करने, वॉर करने आ गया। लेकिन जो अंग्रेज थे वो बहुत ज्यादा क्या थे? चालाक थे, वो बहुत ज्यादा माइंड यूज करते थे। उन्होंने जो सिराजुद्दौला का आर्मी कमांडर था मीर जाफर देकर अपनी तरफ मिला लिया, और उससे ये कहा कि यदि सिराजुद्दौला के साथ वॉर करने में तू हमारी हेल्प करता है, तो हम सिराजुद्दौला के प्लेस पर आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो मीर जाफर ने ये जो ट्रेटी थी, ये जो उनकी जो शर्त थी, ये मान ली, और उसने बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के साथ क्या किया? विश्वासघात किया, और वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ा। इससे सिराजुद्दौला की बैटल ऑफ प्लासी में हार हुई। और फाइनली बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को स्टार्ट हो जाता है, और ये भागीरथी रिवर के बैंक पर शुरू होता है, जो मुर्शिदाबाद से 150 किलोमीटर दूर नॉर्थ साइड में था। और उस समय जो मुर्शिदाबाद था, वो सिराजुद्दौला का क्या था? कैपिटल थी। तो बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में सिराजुद्दौला की हार होती है, अंग्रेज सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, और इस वॉर में वो कंप्लीटली उनकी विक्ट्री उनको मिल जाती है। तो डेफिनेटली इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरह से रिवेलरी अमंग डिफरेंट कंपनीज इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज थी, उनके अंदर किस तरह से रिवेलरी शुरू हुई, और किस तरह से उन्होंने ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या क्या उन्होंने ट्रिक्स, क्या क्या पॉलिसी उन्होंने एक दूसरे के साथ यूज की। और फाइनली जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के साथ अपना ट्रेड शुरू किया, तो उसे इंडियन रूरल के साथ क्या क्या स्ट्रगल उसको फेस करने पड़े। और उस स्ट्रगल में सबसे बड़ा जो स्ट्रगल उसके सामने था, वो बैटल ऑफ प्लासी था। और बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, और फाइनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें उसको विक्ट्री मिली थी। तो डेफिनेटली ये लेक्चर में जो भी नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड की है, उसको आपने अच्छी तरह से गेट किया होगा।